प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है विरासत पर सवाल, सियासी बवाल। संपत्ति बंटवारे को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है, तो कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। आखिर इस विरासत टैक्स वाले बयान से कांग्रेस कैसे बचाव करेगी? क्या चुनाव में कांग्रेस बैकफुट पर आ जाएगी? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। विरासत टैक्स पर पित्रोदा की थ्योरी, निशाने पर कांग्रेस आई। In America, there is an inheritance tax. पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के इरादे नेक नहीं। कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किया किनारा। कांग्रेस ने कहा मुद्दों पर भटका रही है भाजपा। अमेरिका में क्या सिस्टम है उस पर वो बोल रहे हैं, उसका इस चुनाव से क्या लेना देना। बीजेपी ने कहा कांग्रेस की मानसिकता उजागर हुई। कहीं कहीं एक विकृत मानसिकता का परिचायक है और कांग्रेस की मानसिकता आज संपूर्णता के साथ में जो है लोगों के सामने स्पष्ट हुई है। विरासत पर सवाल, सियासी बवाल। चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधा परिचय कराते हैं एक-एक करके। स्वर्णिम चतुर्वेदी, महासचिव है पीसीसी, स्वागत स्वर्णिम जी आपका। शैलेंद्र गुर्जर जी, प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका भी स्वागत शैलेंद्र जी। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश गोयल, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर राकेश गोयल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपसे समझना जानना चाहेंगे कि आखिर सैम पित्रोदा कौन है, बताइए जरा विस्तार से। क्या योगदान उनका रहा है कांग्रेस में और देश में अभी तक? थोड़ा बताइए उनके बारे में, रोशनी डालिए, क्योंकि हम कुछ बताएंगे तो आप कहेंगे ये बढ़ा के बोला है, घटा के बोला है। आप जो बोलना चाहें कह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, हमारे कांग्रेस पार्टी के, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो देश में टेलीकॉम क्रांति हुई है, जो ये डिजिटलाइजेशन की क्रांति हुई है, उसमें उनका बहुत बड़ा टेक्नोक्रेट के रूप में रोल था। तो ये बात तो यहाँ हुई। दूसरी बात जो आप कहना चाहते हैं, अगर आप कहें तो इजाजत है तो मैं बिल्कुल सर इजाजत है, लेकिन मतलब आपका कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा होल्ड रहा है, राजीव गांधी के वक्त से वो उनके सलाहकार के तौर पर रहे हैं। होल्ड नहीं रहा। इसका मतलब ये कि जो उनकी योजना है, जो उनका थॉट है, कांग्रेस ने उसको एंडोर्स किया है, उसको स्वीकार किया, उस पर आगे बढ़े हैं। प्लीज इजाजत है, बोलिए सर। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के कानून का हवाला दिया और वो दिया काफ़ी समय पहले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये बहस किस बात की, जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमने ऐसी कोई बात नहीं कही। हमने कभी विरासत के टैक्स लगाने की बात नहीं कही। हमने एक बात ये जरूर कही है कि जो देश के मिडिल क्लास हैं, इनके ऊपर कोई नया टैक्स या बढ़ा करके टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पेज नंबर 31 पर आप देख सकते हैं, हमने तो ये कहा है। फिर ये बहस कहाँ से आई? हाँ, एक बहस जरूर हो सकती है जो मैं सुनाना चाहूँगा। ये जयंत सिन्हा जी हैं, आपके कैमरे पर आप दिखा सकते हैं। ये जयंत सिन्हा जी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी सरकार में, ये कह रहे हैं कि इस तरह का जो टैक्स है ये लगना चाहिए। ये जयंत सिन्हा जी के विचार हैं। और जेटली जी जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये उनके डेप्यूटी थे, तब इन्होंने ये बात कही। अगर आपने सुना हो तो ये देखें, कह रहे हैं 50 या 50% जो है हमें डायनेस्टी से, परिवार से ले लेना चाहिए। अब ये बात जो है, इसका एंडोर्समेंट किस किस ने किया, इस पर आना चाहिए। इसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे क्या कहना चाहिए, इनकी आईटी सेल है, जो झूठ फैलाने का ठेका जिसको हम मानते हैं, उसके चेयरमैन, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हाँ मैं इसको एंडोर्स करता हूं, मैं इसके समर्थन में हूं। अरुण जेटली जी जो उस वक्त तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इस बात को कहा कि ये देखिए, ये न्यूज क्लिपिंग्स हैं। दिखाइए देख रहे हैं सब। हाँ,
ये अरुण जेटली जी का बयान जो उन्होंने कहा कि ये लगना चाहिए। हमने तो, हमारे नेता ने तो कभी कहा नहीं किसी ने कि हिंदुस्तान में ये टैक्स लागू होना चाहिए। हमारा मैनिफेस्टो नहीं कहता, सरकार का अगर मंत्री कहता है और उसके बाद हम पे आरोप लगाए, अरे हम तो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास पे या शैलेंद्र गुर्जर जी इसका जवाब दीजिए कि भाई ये सवाल आया कहां से, जब सैम पित्रोदा के इस बयान को आने के बाद कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया, कह दिया कि उनका निजी बयान है। खुद सैम पित्रोदा ने कहा कि एक टीवी डिबेट के दौरान, कार्यक्रम के दौरान मैंने अपनी बात को रखा और अपने पक्ष को रखने का और अमेरिकी की जो नीतियां उसको रखने का भी मुझे क्या भरोसा नहीं है, क्या मुझे आजादी नहीं है। अब तो आप सवाल कांग्रेस से पूछ रहे थे, लेकिन आज तो स्वर्णिम जी ने जवाब आपसे मांग लिया जयंत सिन्हा का हवाला देकर। रविंद्र जी, आप देखिए सैम पित्रोदा जी का जो सोच है, इन्होंने बताया कि पहले भी कांग्रेस पार्टी को इन्होंने कितने ज्यादा आइडियाज दिए हैं, क्या मार्गदर्शन दिया है, वो अभी इन्होंने खुद ने बताया। अब आप देखिए जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या बता दें, ये आर्थिक सर्वेक्षण की बात नहीं कही गई है। उस मैनिफेस्टो में निजी संपत्तियों की जांच और सर्वे की बात नहीं की गई है। क्या उस मैनिफेस्टो में संपत्ति को बांटने की बात नहीं की गई है? तो आप बताइए ना, जब आपकी सोच इस तरह की है, आपका चरित्र इस तरह का रहा है कि आपने भारत में बंटवारा किया धर्म के आधार पर, आपकी पूर्व इंदिरा गांधी जी ने जो गौरक्षक थे उन पर और संतों पर गोलियां चलाई, आपने कार सेवकों पे गोलियां चलाई, आपने वक्फ बोर्ड को सबसे अधिक पावरफुल जयंत सिन्हा पे क्या बोलेंगे? आपके राजीव गांधी जी जयंत सिन्हा का जो बयान यहां पर रखा, शरिया को रखा। देखिए, वो बयान को कोई एंडोर्स नहीं किया, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एंडोर्स नहीं किया। आप बताइए ना, ये तो इनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में झलकता है जो पूरी राजस्थान की और देश की जनता। स्वर्णिम जी, जैसा जिक्र किया शैलेंद्र जी ने, कहा कि निजी सर्वे की बात आपके घोषणा पत्र में है, संपत्ति का बंटवारा करने की बात आपके घोषणा पत्र में है, आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, ये बात का जिक्र किया गया। तो कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा ना कि हर व्यक्ति की, देश के नागरिक की कितनी आय है, वो आय का बैलेंस कैसा है, उसमें घटाना है या जोड़ना है, थोड़ा बताइए ना, इसमें रोशनी तो डालिए। हाँ रविंद्र जी, विस्तार से सुनिए, बहुत विस्तार से, ताकि इस विषय समझ में आए। अभी एक विषय आया कि 16 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने कुछ चंद लोगों का कॉर्पोरेट टैक्स का माफ कर दिया। हमने बताया इस पैसे में क्या क्या हो सकता था। किसानों को एमएसपी मिल सकता था, 16 जो करोड़ लोग हैं उनको 1 लाख, 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल का स्टाइपेंड। वो सरकार में थे, उनको करना था, किया, आपको जो करना था आपने किया। लेकिन ये बताइए कि निजी सर्वे, संपत्ति बात, आर्थिक सर्वेक्षण की बात बताइए, कैसे करेंगे? सर, आर्थिक सर्वेक्षण तो अभी आया ना, अभी सबके सामने, आपने भी न्यूज चलाई, मैंने देखा आपके चैनल पे कि 22 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जो देश के 70 करोड़ लोगों के पास है। 22 लोग और 70 करोड़ लोग बराबर संपत्ति। अरे भाई, अगर ये असमानता आपने बढ़ाई और ये आर्थिक असमानता बढ़ाने, कौन सी न्यूज आपने सुन ली सर? ये हमने पढ़ी, गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया, उसको दूर करना है। आप अपनी मुद्दे की बात बताइए सर। स्पष्टीकरण आपसे मांगा जा रहा है, सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जनता आपसे समझना चाह रही है अगर कि ये किस तरह का आर्थिक सर्वेक्षण होगा। क्या इस चीज की गारंटी है कि उसका पैसा छीन तो नहीं लिया जाएगा? और जो आरोप लग रहे हैं कि मंगलसूत्र तो नहीं छीन लिया जाएगा, बाजरे के अंदर डिब्बा जो रखा हुआ है उसमें रखे पैसे तो नहीं ले लिए जाएंगे, एक्सरे कराए जाएंगे तिजोरियों के। हाँ रविंद्र जी, एक्सरे तो देश की आर्थिक स्थिति का करना है, जो होगा जातिगत जनगणना से कि कौन पिछड़ा है और कौन अगड़ा है, किसको फायदा मिला नहीं मिला, उससे क्या करेंगे? तो अलग चीज है। हाँ, सुनिए अब बोलने दीजिए ना। देखिए, बाजरे के डब्बा से पैसा निकला था जब नोटबंदी हुई थी, सबको पता है। और अगर कुछ बच गया था किसी के पास, बैंक से लेकर के, जेब से लेकर के, किसी के अखबार के नीचे अगर कोई छोटे मोटे नोट रह गए थे बचत के, तो वो कोरोना काल में निकल गए थे, जब प्रधानमंत्री जी घर बैठे थे और चिकित्सा मंत्री मटर छील रहे थे, इनके केंद्रीय चिकित्सा मंत्री। अरे हालात तो ये थे देश के, तब निकला था। हमारी सरकार, हमने तो हमेशा दिया है। अगर हम पता करो तो हमारी तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने गहने दिए थे अगर भारत पाक युद्ध हुआ था। आप लेकिन देखिए स्वर्णिम जी, मुद्दे की बात नहीं बता रहे, आप बता ही नहीं रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आप ये बता ही नहीं रहे कि आर्थिक सर्वेक्षण
कराने के बाद क्या किया जाएगा? आर्थिक सर्वेक्षण कराने के बाद जो किसान अगर कितना उनको धन की आवश्यकता है, हाँ, कर्जदार है, हाँ, उसको राहत दिलाई जाएगी। कहां से लाएंगे वो पैसा? वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा कहां से आएगा? उसके अलावा नौकरी मिलेगी, उसकी पूर्ति कहां से होगी? डेफिसिट है। तो हम कह रहे हैं जो देश के रविंदर जी, हमने बार बार कहा, ये जो सरकार के संसाधन है जो अमीरों के 16 करोड़ रुपए माफ कर देती है, वो गरीबों में बांटे सरकार तो आप ही कह रहे कर्ज में डूबी हुई है, बहुत यूपीए की सरकार के टाइम पे यानी और कर्जा आप लेंगे, लुटे नहीं। कर्जा क्यों साहब? सरकार का पैसा जनता में जाना चाहिए, वो जनता को मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए, ये हमारी नीति है। शैलेंद्र जी क्या बुराई है इस नेक विचार में? स्वर्णिम जी जो कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए कि जो कर्जे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्या बात करते हैं रविंदर जी? इनका नारा था गरीबी हटाओ, इन्होंने देश से गरीब को हटा दिया। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के लिया है। इन्होंने मकान नहीं दिया, शौचालय नहीं दिए, एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बिजली नहीं दी, सड़क नहीं दी। जातिगत सर्वे जनगणना कराएंगे, फिर आर्थिक सर्वे कराएंगे, फिर पूर्ति करेंगे बोल रहे हैं। इन्होंने जातिगत जनगणना कराई, क्यों नहीं ओपन कर दिया? ये 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तुष्टीकरण का इनका इतिहास रहा है। पैसे इनके जेब से निकाल पूर्व करके प्रधानमंत्री जो पैसे वाला मनमोहन उसको सिंह जी दिए, कहते बता थे दो, कि सबसे नहीं पहले बता भारत सकते, के संसाधनों पर अल्पसंख्यक मुसलमानों का अधिकार है, पहला हक उनका है। ये भूल गए। ये सिर्फ भारत की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। सिर्फ राहुल गांधी कई बार मिथिलेश जयमिनी जी को लाइएगा। मिथिलेश जयमिनी जी, पत्तियों को जब्त करूंगा। मिथिलेश जयमिनी जी, हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने किनारा कर लिया है, खुद सफाई भी यहां पर पित्रोदा साहब की तरफ से दी गई है, लेकिन मुझे बताइए कि क्या यह सेल्फ गोल कर लिया है? और सर इसका दूसरा नजरिया ये कि अगर प्रैक्टिकली सोचें सैम पित्रोदा के बयान में, फिर सवाल तो ये उठता है, कहावत है ना हमारे में कि भाई क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे। अगर पूत अपने औलाद अगर लायक है तो उसके लिए क्या कमाएं, अगर वो नालायक है तो उसके लिए क्या कमा कर रखें? मिथिलेश जी, 2G, 3G, कॉलगेट, जीएआरजी, अरे शैलेंद्र जी, स्वर्णिम जी, अगर आप शांत होंगे तो मिथिलेश जी बोलेंगे, फिर भ्रष्टाचार, आप दोनों शांत होंगे तो मिथिलेश जी बोलेंगे। ये क्या बात करें? ठीक है, एक मिनट मिथिलेश जी, मेरा सवाल सुन पाएंगे आप? फैलाने का काम करती है, एक मिनट, भ्रम फैलाने का काम। शैलेंद्र जी प्लीज देखिए, स्वर्णिम जी चुप हो गए, आप भी चुप हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए जी, बोलिए। मिथिलेश जी सवाल सुन लिया आपने, ये सेल्फ गोल है या फिर इसका दूसरा पक्ष अगर देखें, भाई औलाद लायक है तो उसके लिए क्या कमाने से फायदा, अगर लायक नहीं है तो फिर क्या कमा कर करेंगे? कहा भी गया है कि क्या लाए हैं क्या लेकर जाएंगे, चला जाए विरासत में, सरकार के पास क्या दिक्कत? देखिए, ये हिंदुस्तान की जो मूल भावना है कि पिता की संपत्ति पर उसकी संतान का हक है, उसके खिलाफ आवाज है। और अमेरिका में केवल 5 स्टेटों में लागू है, पूरे यूएस में लागू नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं न कहीं जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने का काम है, वो जो भावना है वो भी झलकती है। आप 1950 में आर्टिकल 25 लाए, उसमें धर्म परिवर्तन की मान्यता दी गई, किसने दी गई? आर्टिकल 28, उसके तहत ये कहा गया कि जो हिंदू हैं वो धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन आर्टिकल 30 में नेहरू जी ने कहा कि मोमडन्स देंगे। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1975 में जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो संविधान में सेकुलर वर्ड जोड़ा, और इसके बाद में 1995 में वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियों का असीमित अधिकार दिया गया, ये तमाम कड़ियां जोड़कर देखते हैं तो कहीं न कहीं ये लगता है। इसके अलावा जो HRCM एक्ट बनाया, उसके तहत जो अगर हिंदू मंदिरों पर भी अगर किसी ने दावा कर दिया तो उनकी पहचान नहीं होगी। ये तमाम संविधान में जो इन्होंने आर्टिकलों में संशोधन किए, 1950 से लेकर 2009 तक, 2004 में अगर कांग्रेस को राज आया तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन मिला, और 2009 में आया तो माइनॉरिटी के लिए एक्ट लेके आए। तो कहीं न कहीं ये बात जो निकल कर आ रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, जो कि मनमोहन सिंह जी के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने 2006 में बयान दिया था, जिस तरीके का कि जो पहला हक है माइनॉरिटी का है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। और ओवरसीज में बैठे सेम पित्रोदा की भावना भी यही है कि कहीं न कहीं जिन हिंदुओं ने या जिन इंडियंस ने पैसा कमा लिया, उनका 55% पैसा अगर सरकार के पास चला जाएगा तो फिर उसको बांट दिए जाएंगे। तो ये रॉबिन हुड स्टाइल अगर वो देश में लाना चाहते हैं तो क्या वो स्टाइल चलेगी या नहीं चलेगी, यह जवाब देना चाहिए। और जो सबसे अहम बात है
कि इस बिल में जो अब इनका घोषणा पत्र आया है उसमें भी कहीं न कहीं माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने की बात कही है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सेम पित्रोदा जो इनके गुरु कहे जाते हैं राहुल गांधी के, जो प्रोफेसर और तमाम चीजें पूरी कांग्रेस को ओवरसीज को देखते हैं, अगर वो ये बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे ये धारणा झलकती है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की मूल सोच का परिचायक है, उससे नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि सेम पित्रोदा को कांग्रेस के सबसे पावरफुल मैन राहुल गांधी अपना धार्मिक और राजनीतिक गुरु मानते हैं। राकेश गोयल जी, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि सैम पित्रोदा खुद कह रहे हैं कि भाई ये तो एक टीवी कार्यक्रम के दौरान मैंने अमेरिका के अंदर क्या कानून है उसको रखा है, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कह दिया गया है कि उनका निजी बयान है, किनारा हम करते हैं। तो वाकई में तूल देना इसको सही है या गंभीर है मामला? आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। कांग्रेस की हालत यह है कि इनके अपने ही नेता ऐसे ऐसे बयानबाजी कर देते हैं जो कि देश की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है और देश की जनता को इसीलिए नकार दी जा रही है। और आज कांग्रेस की यह हालत है कि वो देश से भी मतलब उनकी सीटें इतनी कम हो गई हैं और राज्यों से भी धीरे धीरे उनकी सरकारें खात्मे की तरफ जाती जा रही हैं। उन्हें ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, अंडरवर्ल्ड बयानबाजी है, ये मानसिक दिवालियापन है सैम पित्रोदा का, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है गरीबी हटाने का। ये सिर्फ एक लुटेरी सरकार का एक नजरिया है कि हम पब्लिक को लूटें और फिर वो पैसा बांट दें और उस पैसे को बांटने के बाद उसमें से 80-85% पैसा फिर ये खुद ही खा जाए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ एक अर्थशास्त्री के हिसाब से बताता हूं, अगर पूरी दुनिया की संपत्ति को बराबर लेकर सब में अगर इक्वल भी बांट दिया जाएगा तो 10 साल बाद जो सिचुएशन होगी वो यही सिचुएशन होगी जो आज है। वही अमीर गरीब का आपको चाहिए कि आप लोगों के अंदर स्किल डेवलप करें, आप लोगों के अंदर समझदारी डेवलप करें, आप लोगों के अंदर रोजगार की कमाई की भावना को डेवलप करें, आप उनको एक इकोनॉमिक या मैनेजमेंट के बारे में सिखाएं जिससे कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। ये कोई सोल्यूशन नहीं कि आपने विरासत पे टैक्स लगा दिया, लोग अपनी गाड़ी जीवनी का अपने बच्चों के लिए अपना आज पेट काट के जोड़ते हैं और वो फिर आप चाहते हैं कि बहुत बेहतरीन बात यहां पर राकेश गोयल जी आपने रखी। मैं इसका जवाब स्वर्णिम चतुर्वेदी जी से भी लूंगा और यहां मैं शैलेंद्र जी से भी लूंगा। हम क्यों नहीं चाहते कि अगर कोई गरीब है तो उसके रिसोर्सेज बढ़ाए जाएं, उसकी स्किल बढ़ाई जाए ताकि वो एक लेवल पर आ जाए जो बेंचमार्क सेट किया जाता है। कहां है आपके घोषणा पत्र में? और शैलेंद्र जी कहां है आपके घोषणा पत्र में ये सब? पहले स्वर्णिम जी आप देखिए, बिल्कुल मैंने आपको फिर कहा और दोबारा दोहरा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा विरासत पे टैक्स लगेगा। हां, बीजेपी के नेताओं ने कहा ये हिंदुस्तान में लागू होगा, बीजेपी के नेताओं के मैंने बयान दिखाए। लेकिन फिर मैं आगे की बात करता हूं। कौन है सैम पित्रोदा? सर, सैम पित्रोदा ने कहा कि लागू करेगी कांग्रेस सरकार। अरे हमारा मैनिफेस्टो नहीं कह रहा, वो खुद मना कर रहे हैं। जिक्र तो अगर अमेरिका के किसी कानून का करोगे, आप करोगे तो आप क्या दूसरा जिक्र करोगे? नहीं तो आप इस बात का आप एक मिनट, आप अगर आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र कर रहे हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण करा के क्या उस आंकड़े को रख के क्या करेंगे? धूल भागेंगे वो फाइल? कैसे करेंगे आप? समानता कैसे लेकर आएंगे? उस आंकड़े को सरकार के पास इतना धन है कि वो सबने बांट दे। और एक बात यह भी कि अगर आप सबको बराबर बराबर पैसा बांट देते हैं तो जैसा राकेश जी ने कहा कि 10 साल बाद जरूरी थोड़ी है कि वही स्थिति सबकी रहेगी। कोई ज्यादा खर्च करेगा, कोई पैसों को लुटा देगा और कोई इस पैसे से पैसा बनाएगा। अब मैं बोलूं राकेश जी? हाँ बोलिए। अब पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए आप। सीधी सी बात है कि जो आज देश में आर्थिक नीतियां हैं उसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये खाई पटनी चाहिए या नहीं पटनी चाहिए? मैं सबसे पूछता हूं। हो सकता है मिथिलेश जैमिनी जी को नहीं लगता हो तो नहीं लगेगा, होनी चाहिए। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण सुनिए 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 आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर यह पता पड़ता है कि कौन गरीब होता जा रहा है, किसके पास संसाधन की कमी है, किसको सहायता की आवश्यकता है। सहायता का मतलब यह नहीं होता कि सरकार का लटा देना, लेकिन हां सरकार का फोकस होता है। जैसे फोकस अभी मोदी सरकार का रहा कि 88 करीब जो है लोगों का 16 लाख करोड़ का इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया। हमारा फोकस गरीब की तरफ होगा जो गरीब की रेखा के नीचे लगातार जाता जा रहा है और अमीर और जो इसके गरीब की खाई है ये पटे। हाँ, इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण करके ये जानना जरूरी है कि किसकी क्या आवश्यकताएं हैं। और इसमें अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति हो सकती है क्योंकि उन्होंने अमीरों से ही चंदा लिया है, अपनी जेबें भरी हैं, एयरपोर्ट दिए, बंदरगाह दिए, सड़कें दिए। और सुनिए, पूरी बात बोलने दीजिए
क्यों नहीं हो? गरीब के पास जाना चाहिए। जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। घटता है। 10 साल क्या किया? हिंदुस्तान को धकेलने का काम किया। सबसे ज्यादा महंगाई दर थी, बेरोजगारी दर थी, भ्रष्टाचार था। अब सुन ले, सबसे ज्यादा इस देश को लूटा तो कांग्रेसियों ने लूटा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू से लेकर जितने भी इनके प्रधानमंत्री हुए कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने देश को लूटने का काम किया और चंदा लिया। ये बीजेपी ने काम किया। 1600 करोड़ रुपए होगा फंड आपको आया। पूरी विपक्षी मैं जल्दी से संक्षेप में जानना चाहूंगा, ये जो बयान मुंह से निकल गया है, भले इसमें सफाई आ गई है, आगे आने वाले दिनों में क्या इस मुद्दे को और भी उठाया जाएगा, इस पर कांग्रेस को सफाई देनी होगी। मिथिलेश जी, राकेश जी, आप जवाब दे दीजिए। राकेश जी, जनता के सामने देखिए, कांग्रेस को सफाई देनी पड़ेगी, पर क्या होता है, कांग्रेस का जो चरित्र है वो देश के सामने बार बार आता जा रहा है और इनके नेता लगातार ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान देते जा रहे हैं। इनको इनके खुद ही नेता हार के कगार पर धकेल देंगे और ये 4 जून को देश की जनता स्पष्ट रूप से इनको दिखा देगी कि इस तरीके की अंडरग्राउंड बयानबाजी करने का नतीजा अंजाम क्या होता है। मिथिलेश जी, एक जल्दी से एक शॉर्ट कमेंट अगर आप सुन पा रहे हैं, 10 सेकंड में बता दीजिए। इस बयान से सफाई भले ही दी जा रही हो, आरोप भले ही लगाया जा रहा हो, किसी को फायदा या नुकसान होगा? चुनाव है। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी को बेनिफिट होगा। जब भी मणिशंकर अय्यर का बयान आता है, जब बेनिफिटर होता है, जब चौकीदार को चोर कहा जाता है, जब बेनिफिट होता है, और जब आज जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री का ओएसडी आके कह देता है कि मुख्यमंत्री की नाक के नीचे पेपर लीक हुए, जिससे राजस्थान के युवाओं के सपने लूटे गए। बिल्कुल, तो तमाम बयान लेकर मैं धन्यवाद के द्वारा दिए जाते हैं। चुनाव वो वक्त होता है जब बोतल से जिन्न बाहर निकल कर आता है। इसी तरह के कई गड़े मुद्दे दिखाड़े जाते हैं, कुछ मुद्दे बचाकर रखे जाते हैं। चुनाव के वक्त ही लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए, दूसरे पर आरोप लगाने के लिए रखे जाते हैं संभाल कर। अब ये वोटर को समझना होगा कि किसकी बात में कितना दम है, किसके आरोप में कितना दम है, किसकी सफाई से वो संतुष्ट होते हैं। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज नमस्कार।